हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर आता है मृदा यानी सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। यह जो एग्ज़ाम है वो वन डे से एग्ज़ाम से लेकर सभी पीसीएस एग्ज़ाम को कवर करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इससे पहले जो भी बता दें, जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आयुष ग्लोबल स्टडी पर नए आए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना है हमको भारत का मृदा के बारे में पढ़ना है। भारत में किस प्रकार कौन कौन मिट्टी पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कौन ज़्यादा किसके लिए उपजाऊ होती है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो है खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो नोट्स है उसे इसको आपको आसानी भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 250 शब्द और या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या आप लोग देख सकते हैं पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर है भारत के मृदा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है मृदा भूप्रपट्टी के ऊपर की अवसाद परत होती है। जो मृदा क्या होती है, भूप्रपट्टी की ऊपर की अवसाद परत होती है जो कि चट्टानों के विघटन और वियोजन से प्राप्त असंगठित पदार्थों से निर्मित होती है। यानी जो मृदा क्या होती है, मृदा जो होती है भूप्रपट्टी पर जो ऊपर पाया जाता है अवसाद के रूप में वही होता है। इसका जो निर्माण होता है चट्टानों के विघटन और वियोजन से होता है, असंगठित पदार्थों से निर्मित होती है। यानी जो भी चट्टान एक दूसरे से घर्षण से बहुत सारे मतलब या प्रक्रिया के द्वारा टूटते हैं। अपरदन के कारण, वर्षा के कारण, पवन के कारण, सूर्य के कारण और आकर्षण बल के कारण, तो इसे टूटने से किसका निर्माण होता है, तो बड़े बड़े कंकड़ के निर्माण होते हैं। वे एक दूसरे से करते रहते हैं, उसके बाद से मृदा का निर्माण होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। मृदा वास्तव में खनिज पदार्थों तथा जैविक पदार्थों का मिश्रण और समुच्चय होती है। जो मृदा होती है वास्तव में खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा के अंतर्गत उपस्थित जैविक पदार्थों में जीवित तथा मृत दोनों जैविक पदार्थ पाए जाते हैं तथा खनिज पदार्थों में कार्बोनेट, मृत्तिकाएं और क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेड, सिलिका, लौह खनिज इत्यादि पाए जाते हैं। जो मृदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ, जीवित तथा मृत दोनों जैविक पदार्थ पाए जाते हैं तथा खनिज पदार्थों में कार्बोनेट हो गया, मृत्तिका हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, हॉर्नब्लेड हो गया, सिलिका हो गया, लौह खनिज हो गया इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक उपस्थित मृदाओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मृदाएं पाई जाती हैं। यानी जहाँ भारत के हम अध्ययन करेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो हम पाएंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो मृदा का विस्तार है अलग अलग है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसी को देखने वाले हैं। ठीक है। हाँ चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है भारतीय मृदा को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। पहला है पर्वतीय मृदा यानी माउंटेन सॉइल हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, और उसके बाद से काली मृदा हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, उसके बाद से मरुस्थलीय सॉइल हो गया यानी कि डिजर्ट सॉइल हो गया, लाल मिट्टी हो गई और लेटराइट मिट्टी हो गई। इसी साइज यानी इसी 6 मिट्टी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं कि कौन सा जो मिट्टी होता है किसके लिए उपजाऊ होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके इसमें कौन कौन से फसल के लिए अच्छा होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिया गया है, जिसको ध्यान से देखिएगा। जो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, और जो गंगा और यमुना का जो भी क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो भी दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये सब जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो आपको मान लेंगे कि राजस्थान के एरिया के आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं पूरे राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद से काली मृदा की बात करें तो जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हो गया वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जो कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। और उसके बाद से लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी यहाँ से देख लीजिए, पूर्वी और पश्चिमी जो तट है उसको छाड़ देंगे तो बीच वाला जो भी दक्षिण वाला एरिया होगा वहाँ पर लाल मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो पश्चिमी जो घाट होता है और पूर्वी घाट पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। चलिए 1 बाई 1 इसको स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ना है हमको पर्वतीय मृदा किसे कहते हैं, माउंटेन सॉइल किसे कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है यह मृदा भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में उपस्थित है। जो पर्वतीय मृदा है वो कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर के एरिया में उपस्थित है। यानी कि जो भी आप मैप में देखेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद से देखिए यह मृदा का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। इस मृदा को वन मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मृदा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है इस मृदा को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो पर्वतीय मृदा होती है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है, मृदा के कण जो होते हैं अपेक्षाकृत स्थूल और बड़े होते हैं। कंकड़ पत्थर की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो पर्वतीय मृदा होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से दूसरी विशेषता इसके देख लेते हैं। पर्वतीय जो मृदा होती है उसकी दूसरी विशेषता क्या होती है, देखिए पर्वतीय जो मृदा होती है इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है तथा नाइट्रोजन, कार्बोनेट इत्यादि पदार्थों की भी कमी होती है। जो पर्वतीय मृदा होते हैं वे जैविक पदार्थों की वहाँ पर कमी होती है तथा नाइट्रोजन, कार्बोनेट इत्यादि पदार्थों की भी कमी होती है। तीसरा विशेषता है पर्वतीय मृदा में ह्यूमस तत्व की कमी पाई जाती है। जो ह्यूमस होता है और बहुत कम इसमें पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि नदियों तथा वाहित जल के द्वारा पेड़ पौधों के पत्तियों के ढालों के सहारे प्रवाहित कर दिया जाता है। जो पर्वतीय मृदा होती है वहाँ पर ह्यूमस की सबसे बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर नदियाँ जो वाहित होती है वो पेड़ पौधों के पत्तियों के ढाल के सहारे प्रवाहित कर देती है। ये इसलिए यहाँ पर ह्यूमस तत्व की कमी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है पत्तियाँ जो होती है सड़ती है और जब गलती और सड़ती है तो किसका निर्माण करती है, ह्यूमस का निर्माण करती है। निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ह्यूमसीकरण कहते हैं। देखिए पर्वतीय जो मृदा का चौथा विशेषता है क्या है, अतः पत्तियों से सड़ने गलने की दर कम होती है, जिसके कारण ह्यूमिसीकरण की प्रक्रिया का अभाव होता है। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिसीकरण की जो प्रक्रिया का अभाव होता है। चलिए पांचवा विशेषता देख लेते हैं, क्या होता है पांचवा विशेषता। तो जो पर्वतीय मृदा होती है उसकी पांचवी विशेषता यह होती है कि यह मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यानी जिन क्षेत्रों में हिम की उपस्थिति होती है उन क्षेत्रों में पार्डजिलीकरण यानी हिम के नीचे दबी पेड़ पौधे और पत्तियों का विघटन न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और कार्बोनिकीकरण का होना प्रक्रिया कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रिया में कृषि की समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह किस क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है और इसमें कौन कौन से फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है, यही सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद से इसका जो PDF है आपको प्रोवाइड कर देंगे। आयुष ग्लोबल स्टडी की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। देख लेते हैं इसका समस्या देख लेते हैं।
जो पर्वतीय मृदा होती है उसकी समस्या क्या क्या होती है। तो देखिए पहला समस्या है पर्वतीय मृदा की प्रमुख समस्या मृदा अपरदन है। जो पर्वतीय मृदा की सबसे प्रमुख जो समस्या उत्पन्न होती है मृदा अपरदन होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। पहाड़ी ढाल के सहारे जहाँ तीव्र ढाल का प्रवाह होता है मृदा अपरदन की दर अधिक होती है। जहाँ पर जिस पहाड़ी इलाका में जहाँ तीव्र ढाल होता है वहाँ मृदा अपरदन की जो दर होती है अधिक होती है। नेक्स्ट समस्या क्या है, देखिए दूसरा समस्या है मृदा अपरदन के अलावा भूस्खलन, अम्लीकीकरण इत्यादि इस मृदा की प्रमुख समस्या है। अब चलिए दूसरा हम देख लेते हैं जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, इसकी विशेषता देख लेते हैं, किस क्षेत्र में पाया जाता है यह देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल कहते हैं जलोढ़ मृदा क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह मृदा भारत के प्रमुख मृदा तंत्र है जो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। जो जलोढ़ मृदा होता है वह भारत की प्रमुख मृदा तंत्र है जो कि भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इस मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान प्रदेश जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा तटीय प्रदेशों का तक पाया जाता है। इसका जो विस्तार होता है जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है चलिए देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है जलोढ़ मृदा में विभिन्न मात्रा में रेत, जो विभिन्न मात्रा में होती है रेत होती है, गाद होती है और मृत्तिकाएं की उपस्थिति होती है। दूसरी विशेषता होती है इस मृदा का जो वायुमंडल कमजोर होता है इसलिए नाइट्रोजन जैसे तत्वों की कमी पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा में क्या किसी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं जलोढ़ मृदा का क्या विशेषता होता है। देखिए जो तीसरी विशेषता होती है इस मृदा नदियों के निक्षेपण का परिमाण है। ये जो मृदा होती है नदियों के निक्षेपण के द्वारा बनाई जाती है। अतः इस मृदा में चूना, कार्बोनेट, पोटास, फास्फोरस अम्ल और कार्बनिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें किसकी किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो चूना हो गया, कार्बोनेट हो गया, पोटास हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया और कार्बनिक तत्वों की जो है प्रधानता पाई जाती है। चौथा विशेषता देख लेते हैं जलोढ़ मृदा जो होती है उसकी चौथा विशेषता क्या होती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा में ह्यूमस तत्वों की भी कमी होती है। जो ह्यूमस होता है उसकी भी कमी होती है किंतु मृदा घोल मजबूत होती है। लेकिन जलोढ़ मृदा में क्या होती है, मृदा जो घोल होती है मजबूत होती है। अतः इस मृदा में नमी की पर्याप्त उपस्थिति होती है। भौम जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो जलोढ़ मृदा में होता है भौम जल जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है इस मृदा को बांगर और खादर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसे दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। देखो जो खादर होता है, खादर क्या होता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो जहाँ पर हर साल बाढ़ आता है उसे खादर भूमि कहते हैं। जो बांगर जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ पर बाढ़ हर साल नहीं आते हैं वह जो मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जो बांगर होता है कम उपजाऊ होता है जबकि खादर भूमि जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। यह आज नदियों के आसपास पाया जाता है जबकि बांगर जो भूमि होती है नदियों से थोड़ा दूर पाया जाता है जहाँ पर हर साल जो बाढ़ की पानी नहीं आ पाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी क्या क्या समस्या हैं। इसकी समस्या हम लोग देख लेंगे। पहली समस्या जलोढ़ मृदा जो होती है नदियों के निक्षेपण से निर्मित उपजाऊ मृदा का उदाहरण है। जो जलोढ़ मृदा होती है नदियों के निक्षेपण से जो निर्मित होता है उपजाऊ मृदा का उदाहरण है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। जलोढ़ जो मृदा होती है उसमें प्रचुर मात्रा में किसकी उस पर उपस्थिति होती है, तो जल की उपस्थिति होती है। दूसरी विशेष समस्या देख लेते हैं। इसकी दूसरी समस्या है अतः यह मृदा कृषि कार्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी होती है। इसलिए जलोढ़ मृदा के प्रदेश में सघन कृषि की जाती है। जो जलोढ़ मृदा होती है काफ़ी
जो उपजाऊ होती है कृषि कार्य के लिए, इसलिए जरूर जो मृदा जो का प्रदेश होता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इस सारे पंजाब हरियाणा, इस सारे क्षेत्र में जो होता है सघन कृषि की जाती है। देखिए तीसरी जो समस्याएं होती है कृषि समस्या या कृषि के लिए, कृषि में उत्पादन वृद्धि हेतु बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जो जलोढ़ मृदा में होता है बड़े पैमाने पर रासायनिक उपयोग किया जाता है। चौथी देख लेते हैं, चौथा क्या पॉइंट बोल रहा है, इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, सब्जी, मोटे अनाज इत्यादि का बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जो जलोढ़ मृदा में किसका किसका उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, सब्जी हो गया, मोटे अनाज हो गए, इसका बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है पशुपालन भी प्रमुख व्यवसाय है। जो जलोढ़ मृदा में जो होती पशुपालन, इस सारे क्षेत्र में जो होता है पशुपालन भी किया जाता है, क्योंकि ये जो काफ़ी उपजाऊ होती है, जो कि आराम से चारा पशुओं को उपलब्ध करा देती है। समस्याएं देख लेते हैं, इसकी समस्याएं क्या उत्पन्न होती है, जलोढ़ मृदा से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको देख लेते हैं। तो 3-4 समस्याएं दिया गया है। इस मृदा में जल के जमाव के कारण लीचिंग यानी जल की जो जब अधिकता हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। लीचिंग खनिजों के नीचे बैठ जाना और लवणीकरण और क्षारीयकरण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं। जो जलोढ़ मृदा में क्या होता है, लीचिंग के ऊपर की जा होती है, यानी कि जल की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो खनिज नीचे बैठ जाता है और लवणीकरण और क्षारीकरण इत्यादि प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है, इसके अलावा मृदा अपरदन भी एक प्रमुख समस्या है। जलोढ़ मृदा में जो होती है मृदा का अपरदन अधिक से अधिक होता है। जब भी बाढ़ और आ जाता है या नदी जब कटाव करती है तो मृदा का जो अपरदन होता है काफ़ी तेज़ी से होता है। तीसरी समस्या क्या है, उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण मरुस्थलीकरण भी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर आ जाता है। जब जलोढ़ मृदा में हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करेंगे, उर्वरकों का उपयोग करेंगे, तो वहाँ की जो भूमि होती है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथी समस्या देख लेते हैं। चौथी समस्या क्या होती है, भौमजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, भौमजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए उसके बाद से देख लेते हैं हम लोग काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल किसे कहते हैं, किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इस मृदा में रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। जो काली मृदा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ये कपास के उत्पादन के कारण उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होती है, क्योंकि यह जो मृदा होती है कपास के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण होती है और इसे रेगुड़ मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा का पॉइंट है, भारत में यह मृदा ढक्कन लावा के प्रवाह के क्षेत्र में पाई जाती है तथा ये इस जो मृदा का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन और वियोजन के से प्राप्त असंगठित पदार्थों से हुआ है। जो ब्लैक सॉइल यानी कि काली जो मृदा का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन और वियोजन से असंगठित पदार्थों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ढक्कन लावा के प्रवाह वाले क्षेत्र में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश और थोड़ा मध्य प्रदेश के साइड वाला जो एरिया और महाराष्ट्र वाला जो भी एरिया उसके आसपास है, वहाँ पर काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए इसका विशेषता देख लेते हैं, इस मृदा के क्या क्या विशेषता हैं, उसके बाद इसकी समस्या देखेंगे। देख लीजिए, पहला विशेषता है, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ और ह्यूमस की कमी होती है। यानी एनपीके जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है एनपीके, वह लगभग सभी मृदा में इसकी कमी पाई जाती है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों या ह्यूमस की कमी होती है काली मृदा में। सेकेंड नंबर विशेषता है, इस मृदा में लौह पदार्थ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट इत्यादि की प्रधानता होती है। तीसरी विशेषता होती है, यह मृदा भीगने के बाद चिपचिपी और मुलायम हो जाती है, जबकि सूखने के बाद इस मृदा को बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है अतः और मृदा को कठोर हो जाती है। इसीलिए जो
काली मिट्टी होती है उसे प्राकृतिक जोती हुई खेत भी कहते हैं इसे। इसे प्राकृतिक द्वारा जोता गया खेत कहते हैं। चौथी विशेषता है, इस मृदा में स्वतः जुताई की मृदा कहा जाता है। देख लीजिए वही पॉइंट लिखा गया है, इस मृदा को है जो स्वतः जुताई की गई मृदा कहते हैं, क्योंकि सूखने के पश्चात जब मृदा में बड़े बड़े दरार पड़ते हैं तो वायु आसानी से मृदा में प्रवेश कर जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक के द्वारा जुताई कहा जाता है। पांचवी विशेषता है, इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात जल से भीगने के पश्चात इस मृदा में जल लंबे समय तक रुकता है। इस जो काली मृदा जो होती है जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अर्थात जल से भीगने के पश्चात इस मृदा में जो जल होते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक रुके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कृषि कार्य के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस मृदा में कपास का उत्पादन किया जाता है। जो काली मिट्टी होती है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है, तो कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के साथ साथ मोटे अनाज जैसे खट्टे फल हो गए, मोटे अनाज हो गए, सोयाबीन हो गया इत्यादि का भी उत्पादन किया जाता है। कपास की कृषि कृषकों के लिए एक जूट के समान है, जुए के समान है। जो कपास की कृषि होती है कृषकों के लिए क्या है, जुए के समान है। दूसरी क्या है, दूसरी कृषि के लिए, अतः जिन क्षेत्रों में जल उपलब्धता है उन क्षेत्रों में कृषकों के द्वारा गन्ने की कृषि की जाती है, अर्थात सिंचाई के क्षेत्रों में गन्ने की कृषि का प्रचलन बढ़ा है। जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर किसानों के द्वारा किसकी कृषि की जाती है, तो गन्ने की कृषि की जाती है, अर्थात सिंचाई के क्षेत्रों में गन्ने की कृषि का प्रचलन जो है बढ़ा है। अब इसकी समस्याएं को देख लेते हैं, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होता है, काली मृदा से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होता है इसको देख लेते हैं। देखिए इस मृदा का प्रमुख समस्या यह है कि यह सूखने के पश्चात यह मृदा कठोर हो जाती है और इस स्थिति में मृदा की जुताई करना एक कठिन कार्य हो जाता है। जब काली मृदा जो होती है सूख जाती है तो काफ़ी कठोर हो जाती है, जिसके कारण इसे जोतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। चलिए काली मृदा यहाँ पर समाप्त हो गई। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसमें इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक कपास की कृषि की जाती है, साथ में मोटे अनाजों इत्यादि की भी कृषि की जाती है, सोयाबीन की कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाल मृदा या लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं। देखने वाले हैं लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल किसे कहते हैं और लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं। तो लाल मृदा जो होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लाल मृदा पाया जाता है। वहीं पर बात करें लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। यह जो क्षेत्र हैं यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल मिट्टी। लाल जो मृदा होती है शुष्क प्रदेशों में उपस्थित लेट्री लेट्रिटिफिकेशन के क्रिया के कारण मृदा को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। यानी कि लेट्राइटिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसी के कारण इसे लेटराइट मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्र प्रदेशों में यह उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट का रवेदार कायांतित चट्टानों के विघटन एक वियोजन से निर्मित होती है। जो लाल मृदा और लेटराइट मृदा जो होती है रवेदार और कायांतित चट्टानों के विघटन और वियोजन से निर्मित होती है। जो लाल और लेटराइट मिट्टी होती है फेरस ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग जो होता है लाल होता है। मृदा का जो प्रकृति होता है वह किस प्रकार का होता है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यह जो मिट्टी होती है सामान्यतः उच्च भूमियों पर पाई जाती है। जहाँ भूमि जो होता है ऊंचा होता है वहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यानी तीनों जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सभी लगभग सभी मिट्टियों में इसकी कमी पाई जाती है। चलिए लेटराइट मिट्टी से नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया गया है।
सिलिका की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग जो रंग होता है भूरा होता है। जो इस जो सिलिका होती है उसके कारण इसका जो रंग होता है भूरा होता है, तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मृदा का जो रंग होता है हल्के पीले रंग का हो जाता है। एंड जब इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जब मिल जाता है तो इसका जो रंग हो जाता है हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है, लेटराइट मृदा भी लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो किसकी प्रकार है, तो लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। यह अपेक्षाकृत आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। यह जो होता है लेटेराइटिफिकेशन की प्रक्रिया का परिणाम है। यह किसकी परिणाम है, तो लेटेराइटिफिकेशन की प्रक्रिया का परिणाम है। जब लाल मृदा को के जल जमाव के कारण लीचिंग की क्रिया होती है। लीचिंग की क्रिया क्या होती है, जब जल जम जाता है उसे ही लीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। जब लाल मृदा के जल जमाव के कारण लीचिंग की क्रिया होती है तो मृदा की ऊपरी परत में आयरन ऑक्साइड युक्त लाल रंग के दलों का निर्माण होता है, इसलिए लेटराइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो मृदा होती है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, अतः दोनों में सघन कृषि का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर सघन कृषि नहीं किया जाता है, यहाँ पर सघन कृषि का जो अभाव देखा जाता है। जो ये इस जो प्रदेश में होते हैं, इस प्रदेश में मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, केला और मूंगफली इत्यादि फसल का उत्पादन किया जाता है। जो यह जो मिट्टी होती है कि प्रमुख समस्या खनिज पदार्थों की कमी, मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता होती है। यह जो मिट्टी होती है किस प्रकार की होती है, अम्लीयता और क्षारीयता प्रकृति की होती है। चलिए पांचवा हम लोग देखने वाले हैं, मरुस्थलीय मृदा किसे कहते हैं, डिजर्ट सॉइल किसे कहते हैं, इसको देखने वाले हैं। देखिए मरुस्थलीय मृदा, जो यह मृदा होती है भारत के मरुस्थलीय प्रदेशों में उपस्थित होती है, जिसका अधिकांश विस्तार राजस्थान के मैदानी प्रदेशों और उसके आसपास में जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा जो होती है, जो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। यह जो मिट्टी होती है का निर्माण वायु के अपरदन के द्वारा निर्मित असंगठित पदार्थों से हुआ है। जब वायु के द्वारा इसका अपरदन होता है, असंगठित पदार्थों के अपरदन से हुआ है। यह जो मिट्टी होती है में जहाँ एक तरफ मृदा वायुमंडल मजबूत होता है, वहीं दूसरी तरफ मृदा घोल कमजोर होती है। इस जो मिट्टी में जहाँ एक तरफ मृदा वायुमंडल जो होता है मजबूत होता है, वहीं दूसरी तरफ मृदा घोल जो होता है कमजोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मृदा में सिलिका, कार्बोनेट जैसे तत्वों की अधिकता होती है, नाइट्रोजन की पर्याप्त उपलब्धता होती है, किंतु जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पर किसकी कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन इत्यादि की उपलब्धता होती है। जो मरुस्थलीय जो मिट्टी जो होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो जैविक पदार्थ और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस और जैविक पदार्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। इसकी अब कृषि और समस्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले कृषि देख लेते हैं, क्या 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 यहाँ पर किया जाता है। देखिए जो मरुस्थलीय मृदा होती है में खनिज पदार्थों की उपस्थिति है, खनिज पदार्थों की उपस्थिति है, किंतु जल के अभाव के कारण यह जो मिट्टी होती है कृषि संबंधित कार्यों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जल अवशोषण का जो जल होता है जल का बहुत ही अधिक कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु जिन क्षेत्रों में जल उपलब्धता कराया जाता है उन क्षेत्रों में सघन कृषि की जाती है। जैसे गंगानगर जिला हो गया, हनुमानगढ़ जिला हो गया, यहाँ पर सघन कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता कराई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रदेश की जलवायु जो होती है शुष्क होती है, कृषि के अनुकूल है। यहाँ मोटे अनाज जैसे में हो गया ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, दलहन, तिलहन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन भी इस प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है। जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, तो ज्वार उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है और तिलहन और दलहन उगाया जाता है। यानी कि मोटे तौर पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जो भी मरुस्थलीय मिट्टी होती है वहाँ पर किस प्रकार का अनाज उगाए जाते हैं, तो मोटे अनाज उगाए जाते हैं।
ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट इसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसको देख लेते हैं। जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसकी पहली समस्या है जल की कमी होती है। रेत के प्रसार के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या तथा इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में मृदा के लवणीकरण की समस्या इस मृदा की प्रमुख समस्या है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वहाँ पर जल की जो कमी होती है, रेत के प्रसार के कारण मरुस्थल की समस्या जो होती है वह पाई जाती है। और इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में जो होता है मृदा जो होती है वहाँ की लवणीकरण हो जाती की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होती है मृदा में बंजर होने की जो समस्या हो जाती है, यानी कि जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। समाधान क्या क्या है, वानिकी कार्यक्रम यानी वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर द्वारा रिसाव की समस्या का समाधान किया जाए। तीसरी समाधान है इसमें जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई साधनों का विकास किया जाए। चौथा है वर्षा कि एक एक बूंद का संरक्षण किया जाए। इस क्षेत्र में तो हम अधिक से अधिक इसका उपयोग कर सकते हैं सिंचाई के लिए। किसका उपयोग कर सकते हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टी का। ठीक है, और उसके बाद से पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। मृदा की समस्या और उसका समाधान। मृदा की जो समस्याएं होती है और उसका किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मृदा अपरदन क्या किसे कहते हैं, यानी मृदा अपरदन के सामान्य अर्थ होता है मिट्टी के कटाव से है, अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जो मिट्टी होती है कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कटाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन इट मीन्स कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, जब भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से जाए या किसी भी माध्यम से जाए, पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। एक कभी भूकंप आ जाए उसके कारण जाए, चट्टान एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह तक जाए या किसी भी माध्यम से जाए, किसी भी कारण से जाए, उसे ही हम लोग मृदा अपरदन करते हैं। अब देखिए इसको विभिन्न पार्टों में बांटा गया है। परतदार अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी के परतों को वायु वर्षा जल के कटाव के परतदार अपरदन कहलाता है। जब मिट्टी की जो परत होती है वायु वर्षा द्वारा कटाव का परतदार जो होता है अपरदन होता है, उसे ही कहते हैं। देखिए, और उसके बाद से और नालिका अपरदन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर फिगर के द्वारा समझाया गया है कि और नालिका अपरदन की क्या होता है। देखिए, चंबल नदी द्वारा और नालिका अपरदन हुआ है। जो नालियाँ बना हुआ, नालिया के बाद क्या है बना हुआ है, बीहड़ बना हुआ है। उसके बाद से वर्षा बूंद द्वारा अपरदन होता है। जब बारिश होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा जाती है, तो इसके कारण भी वर्षा मतलब अपरदन होती है, वर्षा के कारण भी। इसलिए उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा है नालिका अपरदन। नालिका अपरदन क्या होता है, रैल इरोजन क्या होता है। जब इसमें क्या होता है, नाली के द्वारा अपरदन होता है। नालियों के आकार की जैसे में देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ से अपरदन हो रहा है और नाली के रूप में इसका अपरदन हो रहा है। तो यह क्या है, नालिका अपरदन है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए, मृदा जो है, मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं। प्राकृतिक कारण में देख सकते हैं, प्राकृतिक मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है, जिसमें प्राकृतिक कारण में देख सकते हैं अत्यधिक वर्षा का होना। जब अत्यधिक वर्षा होगा तो मृदा का अपरदन अधिक से अधिक होगा, भूस्खलन जैसी क्रिया होगी, भूकंप घटनाएं होंगी, और वायु के तीव्र गति का प्रवाह जब होगा तो मृदा का अपरदन अधिक से अधिक होगा। बादल जब फटेगा तो अधिक से अधिक वर्षा होगी, जिसके कारण जो मृदा का जो अपरदन होगा अधिक से अधिक होगा। दूसरा जो है कारण क्या है मृदा अपरदन क्या, वह है मानवीय कारण। मानवीय कारण में क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए मानवीय जो कारण में आ जाएगा मृदा अपरदन के लिए, और बृहद स्तर पर निर्वनीकरण हो जाएगा। नदियों के मार्ग में परिवर्तन जब हम करते हैं तो इससे भी
मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। कृषि भूमि में लगातार जो विस्तार कर रहे हैं इसका भी प्रमुख कारण है। झूम कृषि यानी स्थानांतरित जो कृषि करते हैं मृदा अपरदन के प्रमुख कारण में से एक है। जो मानवीय कारण है, मानवीय कारण किसी भूस्खलन जब होता है इसमें मृदा अपरदन भी होता है। वर्षा के प्रतिरूप के परिवर्तन और जब बाढ़ आता है तभी होता है, और जंगलों में जब आग लगता है तभी मृदा अपरदन होता है। तो यह प्राकृतिक और मानवीय कारण जो हो गया मिट्टी के जो अपरदन के लिए प्रमुख कारण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है मृदा की अपरदन की क्या क्या समाधान है। उसके पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि किया जाए, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए, खेतों में मेड़ का निर्माण किया जाए, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखा जाए, क्रिस क्रॉस जुताई किया जाए। क्रिस क्रॉस इस तरह यहाँ फिगर में दिया गया, क्रिस क्रॉस जुताई किया जाए, नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, जो परती खेती का पत्तियों से ढक देना, यह इसकी प्रमुख समाधान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है मृदा निम्नीकरण से मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखकर इसे लिख सकते हैं। किस पर क्या लिखना है, देखिए मृदा अपरदन के बारे में इसका सामान्य अर्थ क्या होता है उसके बारे में कुछ, उसके बारे में डिटेल लिखना है। उसके बाद मृदा निम्नीकरण के क्या क्या कारण है उसको लिखना है। और देखिए मृदा निम्नीकरण को रोकने का क्या उपाय है उसको लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से मरुस्थलीकरण क्या होती है, तो मरुस्थलीकरण क्या होती है देख लेंगे। मरुस्थलीकरण क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा। डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण कृषि योग्य भूमि का मरुभूमि या बंजर भूमि में निरंतर रूपांतर या परिवर्तन होते रहता है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, जो जब क्या होता है कृषि योग्य जो भूमि होता है, जो मरुस्थली या बंजर भूमि में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो आज का यह हमारा जो टॉपिक है इंडियन सॉइल कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो PDF है आपको आयुष ग्लोबल स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर दिया जाएगा, और जिसका लिंक आपके इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर भी आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जो अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें, ताकि इसमें और अच्छी से अधिक अच्छा सुधार किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे एक नज़र में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा फिगर बनाकर इसे समझाया गया है। इस क्षेत्र में कौन सी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, देखेंगे जहाँ पर आपको कर्सर जा रहा है वहाँ पर देखेंगे ध्यान से। मरुस्थलीय जो मृदा होती है अधिकतर जो होता है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यही मिट्टी है। अगर कोई भी आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या दूसरा कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स नहीं रहता है कि इंडियन सॉइल से क्वेश्चन इसमें फिक्स नहीं रहता है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा ही आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग।